आज हम लोग सीआरओ में करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। कल की क्लास में हम लोगों ने किया था बोलोमीटर और पावर मीटर के सारे जो भी पीडीएफ और जो भी कंटेंट मेरे पास था मैंने अपलोड कर दिया था। आप लोगों को मिल गया है? मिल गया आप लोगों को या नहीं? ठीक है, और सीआरओ का भी आज आप लोगों को मैंने अपलोड कर दिया है। आपसे भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद मंडे अगर आज कंप्लीट हो जाता है, अभी हमें आज एक डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन का। अगर वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है और नहीं समझ में आता है तो उसे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन तक ही आप लोगों से टेस्ट में पूछा जाएगा। और टेस्ट है आप लोगों का ट्यूजडे से है ना टेस्ट, या वेडनेसडे से? किस दिन से है टेस्ट आप लोगों का? ट्यूसडे से मैम। ट्यूसडे से है, ठीक है। तो मतलब इसके बाद अब क्लास तो नहीं लगेगी, मंडे को क्लास नहीं लगेगी, ताकि आप लोग थोड़ा पढ़ सकें। और अभी तक की क्लास का ही टेस्ट में पूछा जाएगा। और टेस्ट को लेकर के और कोई डाउट किसी को क्या, तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। टेस्ट को लेकर के और कोई डाउट क्या? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है सीआरओ का, वो है कि इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली। ये पढ़ा था हमने इसके पहले की क्लास में, इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें कि सब कुछ आ जाता है इलेक्ट्रॉन गन में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल ग्रिड से पास होते हैं, कंट्रोल ग्रिड से पास होकर के वो आगे रेडिएट हो, आगे निकल के जाते हैं आगे। लेकिन कंट्रोल ग्रिड तक की इसकी वर्किंग, की कैसे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, किस मटेरियल में हमने कहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है, जिस बेसिस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो कम होंगे, ज्यादा होंगे, कैसे होगा, ये सारी कंट्रोलिंग यहाँ पे दी हुई है। और ये आता है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर में, तो उसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये सभी को याद है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लास बहुत पहले 2 वीक हो चुके हैं शायद, 1 वीक के पहले वाले वीक में, ये जो अभी वीक गया उसके पहले वाले वीक में हमने किया था। तो काफी लंबा गैप हो गया है जब हमने सीआरओ किया था, और उसके बाद इसको नहीं पढ़ा है अभी हमने पिछले 8 to 10 डेज से। सो आप लोग को याद है? एनीवन? यस मैम, बता दीजिए एक बार, ओवरव्यू दे दीजिए। एक बार फिर से पता है? ओके, यस मैम। ओवरव्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली ये आता है, ये हमने पढ़ा था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इज द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ। मेन पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसी के अंदर मेन इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और वो स्क्रीन पे जा करके स्ट्राइक करती है और हमें स्क्रीन पे वेव फॉर्म दिखती है। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ। अब अब कैथोड रे ट्यूब के भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर भी इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उसको हमें पढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं, इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, देन डिफ्लेक्शन प्लेट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ग्लास एनवेलप, बेस थ्रू विच कनेक्शंस आर मेड टू वेरियस पार्ट्स। अब यहाँ अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ये निकली हुई पिंस दिख रही हैं, ये हमारा बेस है जिसके थ्रू हम कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन मतलब जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है, सीआरओ एक डिस्प्ले डिवाइस है जिसमें कि हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने पे हमें डिस्प्ले दिखाई, स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है।
तो इनपुट देने के लिए इसमें जो पिन्स हैं सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में, वो है हमारा, वो पार्ट है बेस, जिससे कि हम इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में आ जाता है हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, देन प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। ये जो पार्ट है ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। उसके बाद है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, देन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, और फिर उसके बाद है अपनी ग्लास स्क्रीन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है। इस स्क्रीन पे कोटिंग करी गई है फॉस्फर मटेरियल, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की। वो मटेरियल यहाँ पे जो यूज किया गया है वो है फॉस्फर, ताकि हमें जहाँ भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे वहाँ पे एक शाइनिंग सा पॉइंट दिखे, मतलब वहाँ पे हमें ब्लिंक करता हुआ एक पॉइंट दिखे, ताकि वो स्क्रीन पे विजिबल हो सके। और यहाँ पे इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो स्क्रीन पे हमें वेव फॉर्म दिखाई देती है। एक और मटेरियल की कोटिंग करी गई है विच इज एक्वा डैक कोटिंग। एक्वा डैक कोटिंग इसलिए करी गई है ताकि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो मे बी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट हो, तो वो जब एमिट होंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो वो इस एनवायरनमेंट में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर इस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेंगे। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक्वा डैक मटेरियल की कोटिंग करी गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वर्किंग क्लियर है सभी को कैथोड रे ट्यूब की? मैम एक और बार समझा दीजिए। मैम एक्वा कोटिंग। एक्वा डैग बेटा, एक्वा डैग ये एक्वा दिख रहा डैक। है? यस मैम, एक्वा डैक। जी हाँ। क्या एक्वा डैग कोटिंग क्या? इसका वर्क मतलब जो हमारी बीम आई इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से एमिट होने फिर कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ये हीटर है, हीटर को जब गर्म करेंगे तो ये इसके ऊपर लगा हुआ है कैथोड विच इज द सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन। जब हीटर हीट होगा तो हीट होने के बाद इसी से अटैच्ड है कैथोड, तो कैथोड भी हीट होगा और इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो एक शार्प बीम के फॉर्म में नहीं एमिट होंगे, उन्हें हमें शार्प करना होगा, मतलब एक बीम के फॉर्म में ले आना होगा। तो बीम के फॉर्म में ले आने के लिए यहाँ पे आगे ये 3-4 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, मतलब इनका डायरेक्शन सेट करने के लिए आगे के जो भी ये लगे हुए हैं कंट्रोल ग्रिड, रीएक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और ये सब लगे हुए हैं, ताकि एक बीम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आ सके। और बीम के फॉर्म में आने के बाद ये आगे जाकर के पास करते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। डिफ्लेक्टिंग प्लेट ये सेट करती है कि स्क्रीन में कहाँ-कहाँ पे ये वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट होंगी और हॉरिजॉन्टली कितना डिफ्लेक्ट होंगी। ये सेट होता है अपनी डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। डिफ्लेक्टिंग प्लेट से निकल के जाके ये सीधे स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है। अब स्क्रीन पे जहाँ भी स्ट्राइक करती है वहाँ पे हमें एक ब्लिंक करती हुई लाइन, जैसे कि लाइट की बीम होती है वैसे ही स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है। और वो ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमने एक फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग करी हुई है। सिमिलरली एक दूसरा मटेरियल हमने ग्लास ट्यूब के इनर सरफेस पे कोट कर दिया है, मतलब इस सीआरटी की ट्यूब के इनर सरफेस पे कोट किया हुआ है, which is aqua that material। और इस मटेरियल का वर्क होता है कि जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे उनको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा या फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं अगर इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वर्किंग अफेक्ट होगी, इसलिए उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक्वाडाइड मटेरियल की कोटिंग करी जाती है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में हमने यही देखा था कि ये इनका काम क्या होता है, हीटर, कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का क्या काम होता है बताइए? क्या काम होता है कंट्रोल ग्रिड का? थोड़ा तो आप लोगों से भी बनना चाहिए भाई, जब पढ़ा दिया गया है उसके बाद भी नहीं बनेगा तब तो पता नहीं क्या है। हम्म।
मैम बीम को कंट्रोल करती है। बीम को, यस, बीम को मतलब क्या, कौन सी बीम, किसको कंट्रोल करे, बीम किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन की मैम। मतलब नंबर मैम ऑफ उसको इलेक्ट्रॉन्स का जो फोकस कर रही एमिशन है। यस सर। फोकस मैम नहीं करिए, फोकस करने के लिए फोकसिंग एनोड है। मैम जैसे वो बहुत सारे इधर उधर जाती रहती है ना, तो उसको एक वो फिल्टर कर रही है कि कुछ पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में जाएगी वो आगे। नहीं नहीं नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए कंट्रोल ग्रिड नहीं है। सी, जो ग्रिड लगा हुआ है वो लगा हुआ है नंबर, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, हाँ, इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए, यस। इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी के पीछे क्या आ जाता है कि इंटेंसिटी जो आपको दिखेगी वो ब्राइटनेस से है, कि आपको ब्राइटनेस कम या ज्यादा दिख रही है। ब्राइटनेस ज्यादा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एंड ब्राइटनेस कम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे कम है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोलिंग है कि हमें कम इलेक्ट्रॉन, कम इंटेंसिटी दिख रही है या ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है, वो ये ग्रिड के थ्रू होती है। और ग्रिड की कंट्रोलिंग करना मतलब कहीं ना कहीं आप ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उसके नंबर को कंट्रोल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे ग्रिड पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, और पॉजिटिव नहीं, सॉरी, यहाँ नेगेटिव दिया है, और ऑलरेडी कैथोड में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल टू ईच अदर, और अगर हम ज्यादा नेगेटिव देंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कम होंगे, और अगर हमने कम नेगेटिव दिया है तो कम रिपल्शन होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर ज्यादा निकल पाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये सिर्फ इंटेंसिटी कंट्रोल की भी है। और फोकस के लिए आगे हमारे पास फोकसिंग एनोड है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। फोकस मतलब आपको वो बीम जो है वो एग्जैक्टली सबसे पहले जब हम ऑन करेंगे तो हमें सेंटर पे दिखना चाहिए, फिर उसके बाद जो इनपुट आया है वो पैटर्न हमें दिखाई देगा। मतलब जब हमने इनपुट कुछ भी नहीं दिया है और उस टाइम पे आपको सिंपल से देखना है कि ये कहाँ पे हमें वेवफॉर्म कहाँ से दिखना स्टार्ट करेगी, तो वहां पे आपको उस टाइम पे जब इनपुट आपका, जब आप नहीं लगाए हुए तब भी आप सीआरओ को ऑन करोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक सेंटर पे डॉट दिख रहा है या तो एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो वो उसका फोकस सेट करने के लिए होता है कि यहाँ पे हमें स्क्रीन पे ये एक्सिस है और यहाँ सेंटर पे हमें बीम दिख रही है। मतलब एग्जैक्टली फोकसिंग करने के लिए होता है। आगे यहाँ जो फोकसिंग एनोड लगा हुआ है और ये जो 3 एनोड लगे हुए जिसकी वर्किंग अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। तो सीआरओ में 2 टाइप की फोकसिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग जो है, जो सीआरओ नॉर्मल जनरल सीआरओ जो लैब में है यूज किया जाता है उसमें, जिसको हम टीवी के अलावा जो भी सीआरओ जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो सीआरओ है फॉर्म्स को देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग यूज करते हैं। और बाकी के जो सीआरओ है वहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। मतलब टीवी ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग यूज करी जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग में यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। इज दिस डायग्राम विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पे, या जब भी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से। ये आप लोगों ने पढ़ा है? यस मैम। ये बेसिक जो आपका ये बेसिक लॉ जो है सभी ने पढ़ा होगा कि जब भी एक यस मैम, चार्ज को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेट में फील्ड में था। रखा जाता है तो उस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट होता है, और ये फोर्स जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। F इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे Q जो चार्ज है, चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया गया है, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है फोर्स जो कि उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही फोर्स हम पढ़ रहे हैं, वही फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रॉन पे। तो उस फोर्स के लिए एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक चार्ज है, उसको हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई करी, उसके बीच में रख दिया है। तो डेफिनेटली इसमें फोर्स तो लगेगा, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट एक और चीज होती है, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब ये जो आपको डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये चीज जहां जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे एरिया में जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। तो इसके बीच का जो सरफेस है उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये भी उस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन है। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सीआरओ में यूज किया जाता है फॉर फोकसिंग पर्पस। तो तीन चीजें हैं, एक तो है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया हमने, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है तो मैं, हाँ अब ठीक है। मैम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का काम बस एक बार बता दीजिए। एक मिनट है, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसमें कि एरो आपको अपवर्ड दिख रहा है, विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो जितना भी एरिया है, मतलब एक कैपेसिटर की तरह आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कैपेसिटर होता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है, और इसके बीच में स्टोर होते हैं चार्ज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर में एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्लेट है और नीचे में नेगेटिव, ये माइनस ई नेगेटिव प्लेट बना रही है, प्लस ई पॉजिटिव प्लेट बना रही है, और बीच में प्रेजेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बीच में, तो बीच का जो सरफेस है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रेजेंट है। मतलब ये जो पूरा सरफेस होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो वर्टिकल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन है। इज इट क्लियर? यस मैम। अभी समझ में आया? यहाँ पे इक्विपोटेंशियल जो आपको समझना है मेन यहाँ पे वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स तो एक्सर्ट हो रहा है, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं कि जब भी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू Q इंटू E, बट वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव। तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किस डायरेक्शन में होगा बताइए? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा या नहीं? सभी को समझ में आया ये? होगा मैम, परपेंडिकुलर होगा। यस मैम। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वही फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनमें कोई परपेंडिकुलर रिलेशन नहीं है। तो जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूज्ड इन सीआरओ फॉर फोकसिंग पर्पस। ठीक है, यस मैम। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम अब आप लोग को दिख रहा है, मैम यूज क्या होगा मैम इक्विपोटेंशियल का? यस प्लीज। मैम इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज क्या होगा? इक्विपोटेंशियल कोई अलग से नहीं आया बेटा, इक्विपोटेंशियल कहीं से लगाया नहीं गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है कि
वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का जितना भी एरिया है, जितना भी सरफेस बीच में आ रहा है, उसके हर पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होने वाली है और इस चीज को नाम दिया गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके मैम। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, मतलब ये कोई अलग से ऐसा लगाया नहीं गया है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां की पोटेंशियल सरफेस होता है, बट जब हमें यूज होता है तब हम उसको देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इक्विपोटेंशियल, जैसे कि अभी उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज इन सीआरओ हो रहा है, तो हम इसलिए उसको हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसकी वजह से ही यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज आएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगेगा और इलेक्ट्रॉन भी अपने आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ओर डिफ्लेक्ट होगी। क्या ऐसा कह सकते हैं? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, Yes or क्या no? बोली मैम? एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्या बोली आप? जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को रखा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को रखा जाएगा तो उस चार्ज पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इज इट करेक्ट और नॉट? मैम करेक्ट है। या तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रखा है तो उस पे फोर्स लगेगा, या तो मैंने ये कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी चार्ज आएगा तो उस चार्ज पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है सीआरओ में। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। सभी को क्लियर है या नहीं? कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सीआरओ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वर्किंग को समझने के लिए, इसलिए। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग होती है, किस तरीके से फोकसिंग हो रही है। कैथोड है, कंट्रोल ग्रिड है, उसके बाद प्री एक्सेलरेटिंग एनोड दिख रहा है, देन फोकसिंग एनोड दिख रहा है और फिर एक्सेलरेटिंग एनोड दिख रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हमने समझ लिया कि कैथोड को अंदर में हीटर लगा हुआ है, हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोलिंग है ये कंट्रोल ग्रिड से हो रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी वो डाइवर्ज फॉर्म में होगी, ये आपको समझना होगा, क्योंकि एक सिंगल सिर्फ एक लाइन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे तो वो डाइवर्ज फॉर्म में होंगे। अब वो जो डाइवर्ज फॉर्म है, उस डाइवर्ज फॉर्म को हमें एक सिंगल फॉर्म में, सिंगल बीम के फॉर्म में ले आना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो कंट्रोल ग्रिड से पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन की बीम, जो भी आ रही है उसको हमने कंट्रोल ग्रिड से पास किया। ग्रिड से पास करने के बाद लगा हुआ है यहाँ पे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग। ये तीनों हमें एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम हमने पेज पे बनाया है, बट एक्चुअली में ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और मेटल के बने होते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और उसके सेंटर पे एक छोटा सा होल होता है, उस होल से निकल करके इलेक्ट्रॉन की बीम अंदर जाती है और जो भी इलेक्ट्रॉन बीम होल से पास नहीं होंगे वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेन पर्पज होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस होल से पास करके अंदर जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का कनेक्शन देखेंगे तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड दोनों पे सेम पोटेंशियल प्रेजेंट है और बीच में लगा हुआ है फोकसिंग एनोड, जिसमें कि ये 3 रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज को डिवाइड करके एक डिवाइडेड रजिस्टर इस फोकसिंग एनोड में लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये दोनों पे ज्यादा पोटेंशियल प्रेजेंट है और इस पे कम पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम कैसे मैम, नहीं समझ आ रही है। सबसे पहले लगा हुआ है प्री एक्सेलरेटिंग, देन फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई नीचे दिख रही है सभी को, ये है हाई वोल्टेज सप्लाई। ये हाई वोल्टेज सप्लाई को 4 रजिस्टर के थ्रू डिवाइड किया गया है। 4 रजिस्टर के थ्रू डिवाइड करके
यहाँ पे एक कनेक्शन दिया गया है एक्सेलरेटिंग और वही कनेक्शन दिया गया है प्री एक्सेलरेटिंग, मतलब जो पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग और प्री एक्सेलरेटिंग को है दोनों सेम है। फिर उसके बाद दूसरा कनेक्शन जो दिया गया है वो है फोकसिंग एनोड को, वो इस थर्ड वाले रजिस्टर से दिया गया है जिसके नीचे की फोकस लिखा हुआ है। तो उससे ये है कि ये दोनों पे सेम पोटेंशियल है और फोकसिंग एनोड पे दूसरा पोटेंशियल है, और वो इसलिए दिया गया है ताकि इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है हमें, और ये ऐसा जो लेंस के जैसा बना हुआ है, वो जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके, इसलिए ऐसा दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ही यहाँ पे ये जो शेप आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा एक कॉन्केव लेंस जैसा शेप जो दिख रहा है वो इसीलिए फॉर्म हुआ है। और ये जो शेप है ये शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। क्लियर है ये सभी को? ये जो ऐसा शेप दिख रहा है आप लोगों को, ये शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। और अब जब इलेक्ट्रॉन बीम इस सरफेस के बीच में आएगा तो उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की बीम इस सरफेसेस के बीच में आएंगी वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैम ये तो मेटल का बना होगा ना, आप बोल रही थी, तो कैसे डिफ्लेक्ट होगी वो समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट। अब हम लोग वर्किंग देखते हैं इसके, उसके बाद आप लोग समझिएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ पे ये जो ऐसी लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन और ये लाइन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम को कोलिमेट करने के लिए। कोलिमेट करना मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम डाइवर्ज फॉर्म में होंगी वो यहाँ से आगे जाके टकरा जाएंगी और आगे पास नहीं होंगी, और सिंगल एक बीम के फॉर्म में, मतलब उससे हमें एक डायरेक्शन में लाने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल ये परपेंडिकुलर लाइंस दिख रही हैं ये लगी हुई हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें मिल सके। मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा तभी तो एक पाथ फॉर्म होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पहुंची तो ये हमें शेप दिख रहा है, ऐसा शेप सभी को दिख रहा होगा। ये जो शेप है ये शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप ऐसा इसलिए आया है यहाँ पे कि यहाँ तक है आपका प्री एक्सेलरेटिंग, फिर लगा हुआ है फोकसिंग और फिर लगा हुआ है एक्सेलरेटिंग। फोकसिंग एनोड के दोनों तरफ गैप है, दोनों तरफ गैप है, और इस गैप में कुछ भी नहीं है, और इस गैप में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर प्रेजेंट हो रहा है। क्यों प्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि फोकसिंग एनोड पे हम अलग पोटेंशियल दे रहे हैं और एक्सेलरेटिंग एंड प्री एक्सेलरेटिंग पे हम दूसरा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो रहा है फोकसिंग एनोड के दोनों साइड से। तो जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो रही हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो रही हैं ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी प्रेजेंट होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन इसलिए ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं मैम, मैं पूछ रहा था, आप बोली थी कि मेटल का होगा ये, तो कैसे ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन? एक मिनट मतलब आप बोली थी ना कि एक मेटल का वो होगा सिलेंड्रिकल। अंदर में सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बट अंदर तो हॉलो है ना बेटा, और बीच में गैप, बीच में आपकी यहाँ जो एक्सिस है वो हॉलो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने के लिए, इसलिए। और मैम ये फोकस वगैरह कैसे है? लिसन, मेटल का है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर मेटल भरा हुआ है, अंदर हॉलो है। इलेक्ट्रॉन बीम को हमें बाहर ट्रेवल कराना है, ये हमारा टास्क है। तो इसको ट्रेवल कराने के लिए उसे एक पाथ प्रोवाइड करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इस गैप पे पहुंचेगी तो यहाँ पे एक लेंस के शेप का बना हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम प्री एक्सेलरेटिंग एनोड के एंड पे पहुंचेगी
तो उस पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा विच विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस फील्ड, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर यही बीम और आगे जाएगी। जब ये और आगे जाएगी तो अगेन फोकसिंग एनोड के एंड पे से फिर से एक ऐसा ही लेंस जैसा शेप मिलेगा जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप है, और इस शेप की वजह से फिर से इलेक्ट्रॉन की बीम आगे पहुंच जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ स्क्रीन पे जाके एग्जैक्टली सेंटर पे स्ट्राइक करेगी। मैम एक और बस डाउट है मैम, लास्ट है मैम, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मैम वो तो परपेंडिकुलर कर देती है, तो मैम वो फिर आखिरी में जो एक्सीलरेटिंग एनोड है मैम उसको फोकस कैसे कर रही है फिर? वो उसको तो परपेंडिकुलर कर देना चाहिए ना। एक्सीलरेटिंग एनोड फोकस नहीं कर रहा है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ प्रेजेंट हो रही है, यहाँ प्रेजेंट हो रही है, उस टाइम पे वो फोकस हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे। अच्छा मैम समझ गया मैम, बस थैंक यू। ठीक है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पहुंच रही है तो वो फोकस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे पहुंचेगी वो भी इस डायरेक्शन में फोकस होगी, जो यहाँ पहुंचेगी वो भी इस डायरेक्शन में, और इस तरीके से एक बीम के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रॉन की रेज मिलेंगी, ताकि एक डाइवर्स्ड बीम ना मिले, हमें एक सिंगल बीम मिले, पॉइंटेड बीम मिले। और इसलिए यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का अरेंजमेंट बनाया गया है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉनकेव लेंस का शेप ले रही हैं। कॉनकेव लेंस का शेप लेने की वजह से ही ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लेंस, मतलब ऑप्टिकल लेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ लेंस है। और अगेन इलेक्ट्रॉन का लेंस है और हमें फोकसिंग को चेंज करना है, सपोज हमें यहाँ पे फोकस नहीं कराना है, हमें कहीं और पे फोकस कराना है, तो उसको फोकसिंग का पॉइंट चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इसको वेरी करना करके हम यहाँ से फोकसिंग को चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे हमें दो नॉब दिखते हैं, एक होता है इंटेंसिटी का, दूसरा होता है फोकस का। और फोकस से हम लोग उस बीम को जहां भी चाहते हैं वहां पे फोकस कर सकते हैं, और इंटेंसिटी मतलब कंट्रोल ग्रिड को जो पोटेंशियल दे रहे हैं उसको कंट्रोल करके हम उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो फोकस वाला नॉब होता है ये इंटरनली कनेक्टेड होता है इस रजिस्टर के वेरिएबल रजिस्टर से, जिसको कि वेरी करके इसके क्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है उसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आप लोगों के लिए नया है बिल्कुल, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि जब भी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट यहाँ पे एक जो लेंस का जो एग्जैक्टली नॉर्मल डायरेक्शन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थ्रू, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो शेप है वो कॉनकेव शेप में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंटेंशनली दिया है। हमने यहाँ पे प्री एक्सिलरेटिंग और एक्सिलरेटिंग को डिफरेंट पोटेंशियल एंड फोकसिंग को डिफरेंट पोटेंशियल दिया है, ताकि इन दोनों के बीच में कॉनकेव लेंस जैसा शेप बना सके इक्विपोटेंशियल लाइंस। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ऐसा शेप बन रहा है, उसी शेप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो स्क्रीन पे एग्जैक्ट सेंटर पे स्ट्राइक करेगी। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। और लोग भी बोल सकते हैं भाई। सभी को समझ में आया, सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट है आप लोग? आ गया मैम। आ गया? यस मैम। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल कॉनकेव लेंस फॉर्म हो रहा है। ये अगर आप देखें, ये यहाँ पे आपको दिखेगा डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो जगह डिफरेंट पोटेंशियल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ डबल कॉनकेव लेंस, मतलब एक साथ 1 और 2 ये डबल कॉनकेव लेंसेस बन रहे हैं दोनों फोकसिंग एनोड के दोनों साइड। मतलब ये डबल कॉन्वेक्स है कॉनकेव ना, लेंस है और मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा ना मैम, Yes, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा ना मैम। कौन सा ये कॉन्वेक्स? जो इलेक्ट्रिक ये शेप कॉनकेव। पोटेंशियल होता है ना मैम, कॉन्वेक्स होता है ना।
अच्छा, ये कॉन्वेक्स होता है बेटा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी तो वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा? मैम जो थोड़ा क्लियर कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद डाउट क्रिएट करो। मैम इक्विपोटेंशियल हाँ? सरफेस का जो है ना मैम, वो तो कॉन्वेक्स जैसा हो रहा है मैम। मैम कॉन्वेक्स में आउटर वो रहता है, निकला रहता है ब्लम जो रहता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ पे, तो बताइए कौन सा शेप उसको मिल रहा है? मैम वहाँ पे फिर हाँ? कॉनकेव होगा, वहाँ पे फिर कॉनकेव होगा। मैं ओवरऑल जो वो बना रही थी पोटेंशियल उसका देख रहा हूँ। यहाँ पे जब आएगी तो कौन सा शेप होगा बेटा? मैम यहाँ पे कॉनकेव होगा। कॉनकेव होगा ना, तो अपने डाउट्स को उस हिसाब से, डाउट और वो होता है ना कि आपका ऐसा हो कि अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है वाला डाउट नहीं होना चाहिए। आप डाउट क्रिएट करिए जो आपका बेसिक क्लियर है। यहाँ पे जो शेप आपको दिख रहा है उस चीज पे डाउट हो ना, फालतू के डाउट जो है उससे टाइम वेस्ट होता है। इज इट क्लियर? और अगर गलत पढ़ाया जाएगा तो आप मत पढ़िए, आप बुक से पढ़ लीजिए। वहां पे आपको अगर कुछ दूसरा मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। बट अभी जो पढ़ाया जा रहा है जो कंटेंट है उस पर डाउट मत करिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें डाउट क्रिएट करिए, तो वो डाउट क्लैरिफाई किया जाएगा, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है विकास? मैम मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ कि गलत है मैम, मैं अपना डाउट क्लियर कर रहा था। मैं आपके मटेरियल के ऊपर तो मैम नहीं वो तो वो डाउट आप कर ही नहीं रहा हूँ ना मैम, आप तो एकदम सही की। लिसन 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 लिसन, आप शेप पहले देखिए ना, आप शेप पहले देखिए। शेप आपको नहीं दिख रहा है, आप इस चीज को समझने ना समझ के आप सिर्फ और सिर्फ डाउट क्रिएट करेंगे तो कैसे चलेगा। पहले आप शेप देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसपे उसको क्या शेप मिल रहा है। इधर से तो वो कॉनकेव और उधर से कॉन्वेक्स दिखेगा, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जो मन करेगा वो। मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैम, बाकी मैं आपके मटेरियल में कुछ गलत नहीं बोल इट्स रहा हूँ मैम। ओके, सॉरी मैम अगर बुरा इट्स लगा हो। ओके, बट इट्स ओके बेटा, इसमें बुरा लगने वाला कुछ भी नहीं है, बट दिस इज ओनली टाइम वेस्ट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लेंस फॉर्म हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से बना हुआ है। लेंस अगर पिक्चर में आता है तो एक और फैक्टर पिक्चर में आता है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता है आप लोगों को? यस मैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है डेफिनेशन? किसी को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन? पढ़ा तो सभी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं पढ़ा है भाई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैम किसी भी मटेरियल की अपने से कोई लाइट या बीम पास करने की एबिलिटी। ये होती है, यही पढ़ी आपने साइंस में, यही पढ़ के पास हुए हैं। हम्म? और इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, जो भी आपकी लाइट की रेस जिस मीडियम से पास हो रही है और एयर से पास हो रही है, दोनों का रेशियो क्या पढ़ा है? मैम सेकंड वाला। ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, उससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है यस मैम। है ना? कोई बात नहीं, और लोग भी पढ़े होंगे भाई कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? बताइए भाई, कि सिर्फ एक को ही आप लोगों ने जिम्मेदारी दे दी है कि भाई तू ही पढ़, तो सारे मार्क्स भी उसी को मिल जाए। आप लोग को बस नाम मात्र के लिए बोला जाए कि हाँ प्रेजेंट थे तो इनको दे दिया जाए कुछ ना कुछ। हाँ तो प्लीज आप लोग भी बोलिए, लगे कि हाँ क्लास में और भी लोग प्रेजेंट हैं। मैम हिंदी से पढ़ा बोल। हिंदी से पढ़ा है? यस यस प्लीज। हिंदी। मैं जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से निकलने के पश्चात दूसरे माध्यम में पहुंचने से पहले अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हाँ, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या इसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं।
सही है, पर पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और अच्छे से और भी बताइए, किसी को पता है तो। सबको समझ में आएगा, सभी लोग समझेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको पता है तो बस आप ही को पता रहे। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। जो यहाँ पे लेंस फॉर्म हो रहा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का लेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम पे लेंस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस लेंस को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन लेंस। और ये जो बेसिक चीजें जो इसमें है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ताकि अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो बन जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन कि अगर आपको फोकसिंग चेंज करनी है, इलेक्ट्रॉन का फोकस चेंज करना है, तो क्या चेंज करना होगा हमें? एनीवन? रेजिस्टेंस और जो लगा था वोल्टेज। मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, या तो फिर पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं उसको। पोटेंशियोमीटर मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टर है, उस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फोकसिंग एनोड को, उसको चेंज करेंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम का फोकस चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको सेकंड यूनिट में ये एक ही डेरिवेशन मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपसे पूछा गया है ये डेरिवेशन। काफी बड़ा भी है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस समझना है कि कहाँ बेसिक जो हमने साइंस में इक्वेशन पढ़ी है, मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, जैसे गति के नियम, न्यूटन का नियम, सब ने पढ़ा होगा। यही इक्वेशन को यूज किया गया है, और उससे हमने ये निकाला है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकली, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक बीम के फॉर्म में ले आया है बाय यूजिंग एक्सेलरेटिंग एंड प्री एक्सेलरेटिंग, और उस बीम को हमने फोकस कर दिया है। इतना काम कर दिया अभी तक। फोकस करने के बाद अब वो इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ पे जाकर के स्ट्राइक करेगी? परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना और कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी, वो हमें निकालना होगा बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। मतलब अगर आप कैथोड रे ट्यूब का भी डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको आफ्टर द एक्सेलरेटिंग एनोड ये इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ पे जाएगी? बताइए, एक्सेलरेटिंग एनोड से निकल करके इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ जाएगी? फ्लेक्शन प्लेट्स में। डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। तो डिफ्लेक्शन प्लेट में वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। तो जो जो सबसे पहले आ रहा है वो है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जब इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन उसको मिलेगा, तो वो स्क्रीन पे जाकर के वर्टिकली कहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो वो जो डिफ्लेक्शन है उसको डिनोट किया गया है ये डी से। ये जो डी दिख रहा है ऑन दी स्क्रीन वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो डिस्टेंस है ये है डिफ्लेक्शन ऑन दी स्क्रीन इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो ये कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा और ये किस किस पे डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, इसको हमें डिराइव करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अभी यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है प्लस CD, और यहाँ पे ये दो प्लेट्स दिख रही हैं, ये आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अगर आप लोगों को याद हो तो हम ऑलरेडी वहाँ पे सॉटूथ वेवफॉर्म दे रहे थे इनपुट पे। जो सॉटूथ वेवफॉर्म है, वो सॉटूथ वेवफॉर्म ही इसलिए जनरेट करी गई है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्वीप कर सके इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसलिए वहां पे सॉटूथ वेवफॉर्म को दिया गया है। लेकिन वर्टिकल सेक्शन में अगर आप लोगों को याद हो कि सिग्नल जो भी आया है उसको एज इट इज डिले करके हमने सिर्फ अप्लाई कर दिया है ऑन दी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बीम आएगी तो उस इलेक्ट्रॉन बीम में कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये हमें डिराइव करना होगा थ्रू एन डेरिवेशन। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है जिनको पहले देखना हो कि क्या क्या हमने अप्लाई किया है, कैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लग रहा है, और उस बेसिस पे
तो ये है आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। फिर उसके बाद है सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन बीम जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है उसकी एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस। यहाँ पे सेंटर में हम मानेंगे कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो ओ डैश लिखा हुआ है, ये ओ डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से उसको डिफ्लेक्शन मिलेगा। बट एक्चुअली जब डिफ्लेक्शन मिलना तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट होकर के आ रही है, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रेवल कर रही है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम। जो भी पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है वो वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। फिर के बाद है ये एल डी जो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट की लेंथ है। देन कैपिटल एल जो है वो लेंथ है सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट से स्क्रीन के बीच की। स्क्रीन और सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच की लेंथ को हमने एल से डिनोट किया है। स्मॉल डी जो है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच का गैप है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस दो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इनके बीच का गैप है स्मॉल डी। कैपिटल डी जो है स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो वर्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैपिटल डी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं। ये जो है कैपिटल ई ए, ये है जो फ्री एक्सेलरेटिंग एनोड का वोल्टेज है वो। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बीम हीटर से कैथोड से निकल करके आ रही है कंट्रोल ग्रिड के बाद वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड में जा रही है, और प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग दोनों का पोटेंशियल सेम है। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो उस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो है ई ए। एनोड पे जो एनोड पे दिया गया है इसलिए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट यूज किया है वो है ए, एनोड पे अप्लाई किया है। तो ई ए इज एनोड पोटेंशियल, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 into 10 एक इलेक्ट्रॉन का कितना? यस 1.6 इंटू 10⁻19 पावर कूलम। ठीक है। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kilogram. यस यस वेरी गुड। जिनको नहीं पता हो वो प्लीज याद रखें। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg and charge of an electron is 1.6 into 10⁻19 coulomb. Then VOX is velocity of electron जब वो एंटर कर रही है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। VOX, OX एक्स यहाँ पे इसलिए लिया गया है सब्सक्रिप्ट क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। देन ED इज पोटेंशियल जो कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को अप्लाई किया जा रहा है। ED इज द पोटेंशियल बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। आप लोग पोटेंशियल से ये कंफ्यूज मत होइएगा कि एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि हम लोग E से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है पोटेंशियल जिसको कि जनरली हम लोग V से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे V से डिनोट नहीं किया गया है, इसको E से ही डिनोट किया गया है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना होगा तो उसके लिए हमने स्मॉल ये वाला E यूज किया है, कैपिटल E, बट जो इंग्लिश लेटर वाला E होता है उसको यूज किया है। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का बीच का रिलेशन आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पता है आप लोगों को? V equal to E by D. रिलेशन बिटवीन E is equals to V by D. E is equals to V by D. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। क्लियर है ये सभी को? ये कॉन्सेप्ट पता है सभी को? EDC में पढ़ा होगा आपने, यही लगा। यस मैम। E is equals to V by D। ठीक है, तो ये हम यूज करने वाले हैं इसमें।
और ये ध्यान देना है कि जो EA है ये दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल, मतलब ये आपका V है, इसकी यूनिट वोल्ट्स है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वोल्ट पर मीटर है E लिखा हुआ है, तो क्योंकि बुक में ऐसा कन्वेंशन यूज किया गया है इसलिए हम ये कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, और आपको चेंज नहीं करना है इसको कि अपने हिसाब से हम चेंज कर दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद L जो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, स्क्रीन और डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस है L, LD इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट की लेंथ है, D है डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन y डायरेक्शन में, जो अभी मैंने शो किया था। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग इक्वेशन अब कर रहे हैं वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है कैथोड से निकल करके आगे ट्रेवल करेगी तो वो रेस्ट से जब मोशन में आएगी तो अपनी एनर्जी को लूज करेगी, तो जब वो रेस्ट पे थी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस एनर्जी को दिया गया है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ली गई है वो E इंटू EA लिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय E इंटू EA, ये हो गया आपका E इंटू V, ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। जब मोशन में आ गई तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv², सभी को पता है, तो हाफ mv² में v जो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का की वेलोसिटी है वो है v0x का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है। और दोनों एनर्जीज को इक्वेट करेंगे, तो वहां से हमें जो वेलोसिटी निकल करके आएगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन x डायरेक्शन, वो क्या होगी, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया है E इंटू EA। अगेन ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E आपका है, क्या है ये E, पोटेंशियल। क्लियर है ये सभी को? जनरली आप लोगों ने इसको V फॉर्म में देखा होगा, V यहाँ इस इक्वेशन में भी V ही आता है, बट यहाँ पे EA से डिनोट किया है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल करके आई वो क्या है, √2E EA बाय m। अब ये वेलोसिटी को हम आगे यूज करेंगे, तो अब इसके बाद निकाल रहे हैं हम x डायरेक्शन में। ये देखने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो x डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, x डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है इस डायग्राम में? एनीवन? नो मैम, नो मैम। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिखाई तो यही दे रहा है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैम लेकिन इक्विपोटेंशियल वाई डायरेक्शन में एक वो उससे आ चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं, उससे जो फोर्स लगा था उसी वजह से ये वेलोसिटी आई है पिक्चर में, अदरवाइज वो मोशन में नहीं आता। अगर हम वहां से पास नहीं कराते तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में नहीं आती, वहां पे हमने एक्सेलरेशन दिया ना उसे, तो उसी से ये वेलोसिटी आई। अब ये वेलोसिटी आगे जब जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम इस वेलोसिटी से, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच में जाएगी तो उससे फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में, यस और नो? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो उस पर F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से फोर्स लगेगा। कौन है भाई? जिनका अनम्यूट हो गया है, जो जिस भी कंडीशन में बैठे हुए आवाज आने लगी है, आज ये डेरिवेशन कंप्लीट करना है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमें निकालना है कि हम ये जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में सेम रहने वाली है थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉन के पासेज, लेकिन y डायरेक्शन में एक चेंज आएगा जिसकी वजह से y डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए मिल रही है क्योंकि y डायरेक्शन में हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y डायरेक्शन में मिलेगी वो क्या होगी, EY इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाई D, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन।
अब इसी y डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू E इंटू ई वाई। यहाँ अगेन हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वेलोसिटी जब ले रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन मैटर नहीं करती है, स्पीड में कोई साइन नहीं आता है, अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ जो फोर्स हमने लिया है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q इंटू ई में E की प्रीवियस वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी, ED डिवाइडेड बाय D। यहाँ D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये है। तो E इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाय D, ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे इन y डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने न्यूटन की इक्वेशन यूज करी है, न्यूटन की इक्वेशन जो कि हमें ये बताती है मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए से। m इंटू ए से, क्योंकि इसको y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो y डायरेक्शन में एक कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फोर्स से इस फोर्स को इक्वेट किया है, जिससे कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकल करके आ रही है, वो क्या है, E इज इक्वल्स टू ए वाई, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू E इंटू ई वाई डिवाइडेड बाय m। अब आप लोगों को पता हो, जो साइंस में आपने पढ़ा होगा, मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं, उन 3 इक्वेशन की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इन y डायरेक्शन। मोशन की इक्वेशन, गति के नियम सभी ने पढ़े होंगे, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे और उस इक्वेशन से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेक्शन है, आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आर नॉट इनिशियल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनिशियल कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये दोनों टर्म जीरो हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि एक तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरा जो वेलोसिटी इसकी थ्रू आउट बनी हुई है वही वेलोसिटी आगे भी जा रही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं लिया गया है। तो इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा y डायरेक्शन में, वो आएगा y इज इक्वल टू हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो अभी निकाली थी, E इंटू ई वाई डिवाइडेड बाय m को पुट कर दिया है, और इससे हमें डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो यही इक्वेशन हमने लगाई है, ये इक्वेशन नहीं लगाई, कौन सी इक्वेशन लगाई बताइए? उसमें भी सेकेंड इक्वेशन लगाइए या कोई दूसरी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन ही लगाई है, जिसमें कि r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अगर इस वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। डिफरेंशियल क्या होती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पता है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में रिलेशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में रिलेशन किसी को पता है? हम dA by dt Yes, v हो d by जाएगा। dt. और a इज इक्वल्स टू कैसा रिलेशन बनेगा फिर? इनवर्स। तो यहाँ जो हमने इक्वेशन लगाई है, अगेन सेकेंड इक्वेशन है, विच इज वी नॉट इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे r की जगह पे x हो गया, डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू आर नॉट, इनिशियल कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो जीरो, देन वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर हम इस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट एक्स इंटू टी, यहाँ से टाइम निकल करके आएगा t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी नॉट एक्स, क्योंकि हमें टाइम निकालना था इसलिए हमने ये इक्वेशन निकाली है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमें सिर्फ y डायरेक्शन में निकालना है इसलिए। और इसी वैल्यू को t से रिप्लेस कर दिया है, t को हमने रिप्लेस कर दिया है x डिवाइडेड बाय वी नॉट एक्स से, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी, ये इक्वेशन में।
हाफ ई इंटू ई वाई बाई एम इंटू टी स्क्वायर में हमने टी को रिप्लेस कर दिया है एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट एक्स से, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट एक्स स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो एक पैराबोलिक फॉर्म का इक्वेशन है विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर। वाई और एक्स के बीच में ये a एक कांस्टेंट जैसे हैं क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। ई वाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन जो कि कांस्टेंट पे ही डिपेंडेंट है। ई डी इज अप्लाइड पोटेंशियल एंड डी इज द डिस्टेंस, दोनों ही कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, ई इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो वाई और एक्स के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो एक पैराबोलिक शेप का बन रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें कि ये हमारी स्क्रीन है और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये प्लेट्स हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम अगर प्रेजेंट है तो वो ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ से ही उसको डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा एक्चुअली ऐसा। क्लियर है? ये शेप जो बन रहा है वो एक पैराबोलिक, इक्वेशन से जो हमें मिला है वो एक पैराबोलिक शेप है। ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे एंटर करेगी, मतलब इसके इनिशियल पॉइंट पे ही उसको डिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या ये इनिशियल पॉइंट है, इसको डिफ्लेक्शन मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी ऐसे 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 शेप में। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से इसका टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। टेंजेंट इसलिए निकालेंगे ताकि इसके सेंटर पे हम ये मान के चले कि अगर हम टेंजेंट निकाले, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करें अगर, तो वो लाइन अगर मैं आप लोग को डायग्राम में दिखाऊं तो ऐसी कुछ होगी। ये अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें हम, तो वो टेंजेंट इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के एग्जैक्ट सेंटर से जा होकर के यहाँ पे ऐसे टच करते हुए जाएगा, और जिससे कि आएगा कि ये स्क्रीन में डिफ्लेक्शन हमें इस पॉइंट से यहाँ तक कितना मिलेगा, डी डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है कितना मिलेगा इस टेंजेंट से, हमें ये समझ में आएगा। तो इससे यहाँ पे निकाला गया है एक टेंजेंट। इस पैराबोला के ऊपर ही एक टेंजेंट निकालेंगे और उस टेंजेंट की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स से, जो हमने कैलकुलेट किया है। टेंजेंट पहले भी आपने निकाला होगा, वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी ई इंटू ई वाई डिवाइडेड बाई एम बी नॉट एक्स इंटू एक्स, और यहाँ से ये जो ये वैल्यू है ये आपको tan थीटा देगी, मतलब ये होगा टेंजेंट। और यहाँ पे जो ये x है, x इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एल डी, क्योंकि उसी बीच में इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो x को रिप्लेस किया है डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट की लेंथ है एल डी से, और इस तरीके से आपको ये एक tan थीटा मिल रहा है विच इज e इंटू ई डी इंटू एल डी डिवाइडेड बाय m इंटू हेलो। ठीक है, तो आज क्योंकि सर का फोन आ रहा है तो हम लोग अभी यही पे एंड करें। बस आपका डेरिवेशन ही कंप्लीट है। यहाँ से हमें निकालना है x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई tan थीटा से हम x डायरेक्शन में लेंथ निकालेंगे और y डायरेक्शन में y को रिप्लेस करना है हमें एंड में जाकर के कैपिटल D से, और फिर वहां से कैपिटल D जो मिलेगा वही होगा आपका डिफ्लेक्शन इन दी ऑन दी स्क्रीन, और डिफ्लेक्शन जो है वो y डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, आगे और भी है बट इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हेलो यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी अब जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तो इस डेरिवेशन को आगे डिस्कस किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए टेस्ट में यहाँ तक आएगा और आप लोगों को यहाँ तक कवर करके रखना है।